हेलो फ्रेंड्स। आज हम इस वीडियो में बीपीएससी टीआरई 4.0 क्लास 6 to 10 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट 20 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। सब्जेक्ट है मेरा भूगोल, सेट नंबर है 27। इससे पहले ऑलरेडी हमने 26 सेट करा रखा है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है या फिर प्लेलिस्ट में भी जाके आप देख सकते हैं। साथ ही साथ इन सभी का PDF फाइल चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके वहाँ से सीधे डाउनलोड कर सकते हैं PDF फाइल, बिना किसी तामझाम के, बिना किसी रुपया खर्च किए हुए। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले किन्हीं का सवाल था कि सर आप NCERT बुक से MCQ कराइए। ठीक है, तो उनका जवाब है मेरे तरफ से कि NCERT बुक से ऑलरेडी हमने बहुत सारा MCQ करवा रखा है, वहाँ पे प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। और वैसे भी यहाँ पे हमने जो भी सवाल हम लेते हैं कोशिश करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा NCERT बेस्ड ही क्वेश्चन हो। ठीक है, और एक सवाल इनका था कि BPSC टीचर के बेस्ट पर लाइए सर जी। तो ये जो भी आप क्वेश्चन देख रहे हैं तो ये बिल्कुल तो आप BPSC टीचर के बेस्ट पर ही आधारित है। ठीक है, इसी तरह का तो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, और अगर आपका कहना मतलब ये होगा कि थोड़ा सा क्वेश्चन और हार्ड लेकर के आइए, तो हाँ ये कोशिश करेंगे हम कि थोड़ा सा और भी हार्ड क्वेश्चन लाया जाए। ठीक है, और एक और सवाल इन्हीं का था कि एक ही क्वेश्चन को बार बार लाते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन बार बार लाते हैं, हो सकता है कि हम लाने के पीछे मेरा उद्देश्य ये रहता है कि बार बार क्वेश्चन लाने से ये होता है कि आपका रिपीटेशन होता है। रिपीटेशन होने से क्या होता है कि क्वेश्चन याद हो जाता है। बार बार रिवीजन करने से क्या होता है, चीज़ याद हो जाती है। एक बार हम पढ़ लिए फिर उसको छोड़ दिए, पता चला कि कहाँ चला गया। तो एक दो बार उसको 2-3 बार लेकर के आते हैं तो ऑटोमेटिक लगता है हाँ ये क्वेश्चन को तो हम आंसर जानते हैं। तो उससे क्या होगा कि 20 में से अगर 4-5-6 क्वेश्चन रिपीटेशन होता है तो इसका मतलब ये है कि 4-5-6 क्वेश्चन आप बिल्कुल उसमें गलत कभी नहीं करेंगे। रिवीजन इसलिए हम करवाते हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे कि रिपीटिशन थोड़ा सा कम हो, एक ही क्वेश्चन थोड़ा सा हम कम लेकर के आएँ। लेकिन आप ऐसा नहीं कर सकते कि बिल्कुल हम सभी क्वेश्चन को रिपीट करते हैं। ठीक है, तो ये इनका 3 क्वेश्चन का सवाल आई थिंक जवाब मिल गया होगा इनको। बाकी जो NCERT पर बुक पर आधारित है, कोशिश हम कर रहे हैं कि कोई बुक हम सिलेक्ट कर रहे हैं जहाँ से जो बिल्कुल हम NCERT पे वहाँ से MCQ उसका अलग सीरीज लेकर हम शुरू करें। जैसे कि महेश कुमार वनवाल के हम NCERT बुक से करवाए थे, एक सीरीज लेकर करवाए थे कंप्लीट, तो वो भी प्लेलिस्ट में दिया हुआ, वहाँ से देख सकते हैं। बहुत अच्छा वहाँ सबको बेनिफिट मिल जाएगा। अदरवाइज हम कोशिश कर रहे हैं कि कोई नया सीरीज का कोई बुक आए जो अपडेटेड हो, तो उस बुक से हम आप लोग को NCERT का MCQ करवाएं। ठीक है, तो फिलहाल मेरे पास जो कंटेंट है, मेरे पास जो मटेरियल है वो आपको हम दे रहे हैं। ठीक है, कोशिश करेंगे कि इससे भी एडवांस और इससे भी बेहतर कंटेंट दें आपको हम। ठीक है, सबसे बड़ी बात यह है कि कंटेंट कुछ भी हो, कंटेंट जो भी हो, एग्ज़ाम में क्वेश्चन वो मिलता जुलता आना चाहिए। क्वेश्चन बस भीड़ जाए एग्जाम में, यही मेरे लिए बड़ी बात है और यही आपके लिए भी बड़ी बात होगी। क्वेश्चन कुछ भी हो, कहीं से भी आए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस हम जो पढ़ रहे हैं, जिस कॉन्सेप्ट से पढ़ रहे हैं वो कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन वहाँ आ जाए, तो बस यही तो सोने पे सुहागा है, और क्या चाहिए आपको। ठीक है, फिर भी आप लोग कोशिश करेंगे कि आप लोग जो भी कमेंट करते हैं उसको हम अच्छे तरीके से रीड करते हैं और कोशिश करते हैं उन कमियों को दूर करें। और अच्छा लगता है कि आप लोग कमेंट करते हैं। हम कमेंट को आपके कमेंट को हम पॉजिटिव ही लेते हैं। ठीक है, तो खुल करके कमेंट बॉक्स में आप कमेंट बॉक्स में अपना राय दे सकते हैं। ठीक है, चलिए अब शुरू करते हैं, ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, समय का बहुत महत्व है। ठीक है, शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला सवाल। आज का पहला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत नहीं है। सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत नहीं है। ध्यान दीजिएगा, सवाल पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, सवाल अगर अच्छे से नहीं पढ़ेंगे तो आंसर गलत करेंगे। ठीक है, सवाल अच्छे से पढ़िएगा। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत नहीं है। नवरोज, रानी की वाव, रम्मान, उपर्युक्त में से एक से अधिक या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो याद रखना यहाँ पे कि रानी की वाव यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में नहीं है। ठीक है, ये मूर्त सांस्कृतिक विरासत में है, अर्थात इसका सेंस हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रानी की वाव। इसके अलावा आपको ध्यान में रखना है कि यूनेस्को के मूर्त विरासत स्थलों में भारत के 43 स्थल शामिल हैं। कितने? 43। यूनेस्को के 43 मूर्त स्थलों में 34 सांस्कृतिक हैं, 7 प्राकृतिक हैं और 1 मिश्रित है जो कि कंचनजंगा स्थल है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। बाकी हम यहाँ पे नोट करवा दिए हैं। और ये भी ध्यान रखिएगा कि रानी की वाव का चित्र पर 100 रुपये के नोट पर अंकित किया गया है, ये जरूर ध्यान रखिएगा। चलिए लेते हैं अगला सवाल। हाँ, ये जरूर ध्यान रखिएगा, सितंबर 2024 तक भारत में 43 यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल हैं। ठीक है, ये अपडेटेड है, जिनमें हाल ही में एक मोइदम्स है जो कि असम से अहोम राजवंश की टीला था, ये दफनाने की प्रणाली थी ये, जिसे शामिल किया गया है 43वें यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में। ठीक है, तो ये जरूर ध्यान रखिएगा मोइदम्स के बारे में, जो कि असम में है।
चलिए अगला सवाल लेते हैं। अब अगला सवाल रहेगा आपके लिए, निम्नलिखित में से कौन सा बांध महानदी पर स्थित है। सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा बांध महानदी पर स्थित है। गुमरापदर बांध, दुधवा बांध, हीराकुंड बांध, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा, यहाँ पे दिए गए ऑप्शन में एक से अधिक बांध महानदी पर स्थित है। घुमरापदर बांध, दुधावा बांध, हीराकुंड बांध, टिकरापाड़ा बांध महानदी पर स्थित है, याद रखना है। और ये सभी प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। ठीक है, बाकी यहाँ पे बहुत कुछ हमने यहाँ पे पॉइंट नोट किया है, तो इसे आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, ये अक्सर पूछा जाता है एग्जाम में। दामोदर नदी घाटी ये परियोजना स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना है, जो कि 1948 में लाई गई थी। यह यूएसए के टेनेंसी नदी घाटी परियोजना पर आधारित थी। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है कि पारिस्थितिकी खेती की परंपरागत विधियों द्वारा नई पद्धतियों के विकास को किसके द्वारा प्रचलित किया गया है। क्वेश्चन आज थोड़ा सा टफ मिलेगा क्योंकि आप ही लोग कमेंट किए हैं। ठीक है, इजी आप एक ही क्वेश्चन को लग रहा था कि बार बार आ रहा है, तो थोड़ा सा क्वेश्चन को थोड़ा सा लेवल बढ़ाए हैं। ठीक है, चलिए बताइए, पारिस्थितिकी खेती के परंपरागत विधियों द्वारा नई पद्धतियों के विकास को किसके द्वारा प्रचलित किया गया है। बीज बचाओ आंदोलन, नवधान्य, तवा मत्स्य संघ, उपर्युक्त में से एक से अधिक, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, उपर्युक्त में से एक से अधिक। बीज बचाओ आंदोलन, नवधान्य, तवा मत्स्य संघ, ये सभी पारिस्थितिकी खेती के परंपरागत विधियों द्वारा नई पद्धतियों के विकास के लिए प्रचलित किया गया है। ठीक है, तो डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। बाकी यहाँ पे देख सकते हैं आप, कहता है कि पारिस्थितिकी कृषि प्रणाली में पारिस्थितिकी तंत्र को बिना हानि पहुंचाए कृषि की जाती है। ठीक है, बीज बचाओ आंदोलन 1980 के दशक में उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल क्षेत्र के हेवल घाटी क्षेत्र में हुआ था। बीज बचाओ आंदोलन के प्रमुख कार्यकर्ताओं में धूम सिंह नेगी, कुंवर परशुन, विजय जरधारी आदि शामिल थे। यह आंदोलन परंपरागत बीजों की विलुप्त होती प्रजातियों का संरक्षण तथा व्यावसायिक हितों के लिए कुछ ही प्रकार के बीजों पौधों को बोने के विरुद्ध में हुआ था। तवा मत्स्य संघ की स्थापना मछुआरों की एक सहकारी समितियां हैं। इस संघ के द्वारा निजी ठेकेदारों को दिया गया मछली पकड़ने का ठेका का विरोध किया गया था। सतपुरा क्षेत्र में विस्थापितों के अधिकार को लेकर भी तवा मत्स्य संघ सक्रिय रहा है। नवधान्य आंदोलन की शुरुआत कब किया गया था, 1980 के दशक में वंदना शिव के नेतृत्व में जैव विविधता संरक्षण के लिए किया गया था और जैविक खेती के लिए एक आंदोलन था ये। ठीक है, तो भी याद रखिएगा यहाँ पे। चलिए अब लेते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, अधिकांश नदी घाटी परियोजनाएं जो बाढ़ के रोकथाम के लिए भी निर्माणित हुई, परंतु इनसे बाढ़ की स्थिति और भी भयावह हुई, क्योंकि बताना है आपको कि अधिकांश नदी घाटी परियोजनाएं ऐसी हैं जो बाढ़ के रोकथाम के लिए बनाई गई थी, निर्माण की गई थी, परंतु इनसे बाढ़ की जो स्थिति है और भी गंभीर हुई है। कारण क्या है, इनके जलाशय में अत्यधिक अवसाद जमा हो गए, या फिर अत्यधिक वर्षा से बांध से पानी छोड़ना पड़ा, या फिर बाढ़ से व्यापक मृदा अपरदन हुआ। तो यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ठीक है, उपर्युक्त में से एक से अधिक। इसके कारण देखेंगे कि अधिकांश नदी घाटी परियोजना जो बाढ़ के रोकथाम के लिए बनाई गई थी या निर्मित की गई थी, लेकिन इसे देखेंगे कि बाढ़ की स्थिति और भी भयावह हुई थी। कारण था कि इनके जलाशय में अत्यधिक अवसाद जमा हो गए थे, साथ ही साथ अत्यधिक वर्षा से बांध से पानी छोड़ना पड़ा और बाढ़ से व्यापक मृदा अपरदन हुआ। ठीक है, तो ये तीनों कारण यहाँ पे सही होगा, तो डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना है कि राष्ट्रीय बाढ़ आयोग ने देश में 4 करोड़ हेक्टेयर भूमि को बाढ़ प्रभावित क्षेत्र घोषित किया है। साथ ही साथ सबसे अधिक बाढ़ प्रभावित राज्यों में असम आता है, पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, पंजाब आदि शामिल है इसमें। बाढ़ के भयावह होने के कारणों में मानव निर्मित अवरोध, वनों की कटाई, नदियों के तलों में गाद या अवसाद का अधिक जमना, ये सभी प्रमुख कारणों में से एक है। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है, सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण और बिजली उत्पादन। लेकिन ध्यान रखिएगा, जो कोसी बहुउद्देशीय नदी घाटी जो परियोजना है, इसका मूल उद्देश्य था, क्या उद्देश्य था, इसमें यहाँ पे पूरा पॉइंट नहीं लिखा गया है। कोसी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का जो मूल उद्देश्य था वो बाढ़ का नियंत्रण करना था। सवाल पूछा जा सकता है कि कोसी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का मूल उद्देश्य क्या था, तो बाढ़ का नियंत्रण करना। ठीक है, बाकी तो वहाँ से बाकी चीज़ें बेनिफिट लिए जा रहे हैं, लेकिन मूल उद्देश्य जो था ना, वो था बाढ़ को नियंत्रण करना। ठीक, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है कि छोटा नागपुर क्षेत्र के मुंडा और संथाल किस पेड़ की पूजा करते हैं। सवाल है, छोटा नागपुर क्षेत्र के मुंडा और संथाल किस पेड़ की पूजा करते हैं, आम, इमली, महुआ, उपर्युक्त में से एक अधिक, या उपर्युक्त में से कोई नहीं।
तो ध्यान रखना है, छोटा नागपुर क्षेत्र के मुंडा और संथाल महुआ पेड़ की पूजा करते हैं। सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। ठीक है, साथ ही साथ ध्यान रखिएगा कि छोटा नागपुर क्षेत्र के मुंडा और संथाल जनजाति द्वारा महुआ और कदम के पेड़ों का पूजा करते हैं। कदम और महुआ दोनों का पूजा किया जाता है इन लोगों के द्वारा। साथ ही साथ ध्यान रखिएगा कि उड़ीसा और बिहार के जनजातियाँ विवाह समारोह के दौरान इमली और आम के पेड़ों की पूजा करते हैं। इसके अलावा ध्यान रखना है कि बिहार के मिथिला क्षेत्र में विवाह के अवसर पर आम और महुआ पेड़ों की पूजा करते हैं। साथ ही साथ बिहार के मिथिला क्षेत्र में उपनयन संस्कार के दौरान बांस की पूजा की जाती है। और अविवाहित लड़कियां तुलसी पूजा करते हैं, ये भी याद रखना है। और वट वृक्ष बरगद वृक्ष का दूसरा नाम है, ये तो आप लोग जानते ही होंगे। वट सावित्री पूजा जो है ये विवाहित महिला के द्वारा की जाती है। ठीक है, इन सारे पॉइंट को हमने यहाँ पे वैसे नोट कर दिया, किसी दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, अगर चाहे तो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए लेते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, भारत का कितना प्रतिशत क्षेत्रफल पठार से आच्छादित है, यानी कि फैला हुआ है? 27%, 37%, 43%, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना है, भारत का 27% क्षेत्रफल पठार से आच्छादित है, फैला हुआ है। ये ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। ठीक है, इसके अलावा ध्यान रखना है कि 43% भूभाग पर मैदान फैला हुआ है। ठीक है, यानी कि मैदान का विस्तार है 43%। ठीक, और भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो कि हम न जाने कितनों बार बता चुके हैं, जो कि कुल क्षेत्रफल का 2.42% है। भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण वर्ल्ड का क्षेत्रफल का 2.42% है। ठीक है, और वहीं बात करें भारत का उत्तर से दक्षिण का विस्तार तो 3214 किलोमीटर, और पूरब से पश्चिम का विस्तार 2933 किलोमीटर। ठीक है, और भारत की स्थल सीमा की लंबाई पूछे तो 15,200 किलोमीटर। ये सब सिंपल सा क्वेश्चन है, एकदम रट जाना है। ठीक है, क्या आए तो बस देख करके लगा देना है, उसमें टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करना। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। सवाल है कि पापी-कोंडा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? अब बताइए, पापी-कोंडा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? बहुत ईजी क्वेश्चन आ रहा था ना। अब लीजिए, बताइए इसका आंसर क्या होगा। बताना है आपको कि पापी-कोंडा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। ठीक है, तो ऑप्शन है आपके पास उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश। लीजिए, ऑप्शन भी ऐसा ही कुछ दिया हुआ है, उपर्युक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना है, पापी-कोंडा राष्ट्रीय उद्यान आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल क्या होगा, सही होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए यहाँ पे। बाकी यहाँ पे और भी हमने लिस्ट ले रखा है इंपॉर्टेंट वाला, जैसे कि नामदफा राष्ट्रीय उद्यान अरुणाचल प्रदेश में है, पापी-कोंडा राष्ट्रीय उद्यान आंध्र प्रदेश में है, रानी झांसी मेरिन राष्ट्रीय उद्यान ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है, जबकि ये यहाँ थोड़ा सा मिसटाइपिंग है, यहाँ पे होना चाहिए था आई थिंक भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, ये क्या है, भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान, जो कि उड़ीसा में है। उड़ीसा में है भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान, याद रखिएगा। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान ये कर्नाटक में है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे है मुरुगवानी राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, जो कि तेलंगाना में है, और कलेसर राष्ट्रीय उद्यान ये हरियाणा में है। ठीक है, तो ये नए नए खोज करके लाए हैं आपके लिए। ठीक है, तो यहाँ से ज़रूर नोट कीजिएगा इसको। चलिए लेते हैं अब अगला सवाल। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस संरक्षण रणनीति में सीधे तौर पर सामुदायिक भागीदारी शामिल नहीं है? निम्नलिखित में से किस संरक्षण रणनीति में सीधे तौर पर सामुदायिक भागीदारी शामिल नहीं है? संयुक्त वन प्रबंधन, बीच बचाओ आंदोलन, वन्य जीव अभ्यारण्य का सीमांकन, उपर्युक्त में से एक से अधिक या उपर्युक्त में से कोई नहीं। सवाल समझिए, कह रहा है सवाल कि निम्नलिखित में से किस संरक्षण रणनीति में सीधे तौर पर सामुदायिक भागीदारी शामिल नहीं है? ऑप्शन दिया हुआ है आपके पास, बताना इसमें आंसर क्या होगा। तो ध्यान रखिएगा कि वन्य जीव अभ्यारण्यों का सीमांकन संरक्षण रणनीति में सीधे तौर पर सामुदायिक भागीदारी शामिल नहीं है। सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल क्या होगा, सही होगा। ठीक है, बाकी संयुक्त वन प्रबंधन देखेंगे कि यहाँ सामुदायिक भागीदारी शामिल होती है। बीच बचाओ आंदोलन तो आपको पता ही होगा। ठीक है, बाकी यहाँ पे बहुत सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि नोट किया गया है, इसको जरूर देखिएगा। जैसे कि प्रथम भारतीय वन अधिनियम 1865 में लाया गया था। भारत में प्रथम राष्ट्रीय वन नीति 1894 ईस्वी में बनाया गया था। ठीक है, चलिए लेते हैं अगला सवाल। सवाल है कि भारत के किस राज्य में वर्षा जल को पलार या पालर पानी कहा जाता है? सवाल है, भारत के किस राज्य में वर्षा जल को पलार या पालर पानी कहा जाता है? हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना है, भारत के राजस्थान राज्य में वर्षा जल को पलार या पालर पानी कहा जाता है। सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। ठीक, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, पार्वती घाटी का भूतापीय संयंत्र कहाँ स्थित है?
बताना है पार्वती घाटी का भूतापीय संयंत्र कहाँ स्थित है, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश या फिर उपर्युक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना है पार्वती घाटी का भूतापीय संयंत्र हिमाचल प्रदेश में स्थित है। सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कीजिए। पार्वती घाटी तो ये तो ठीक है, हिमाचल प्रदेश में है। भूतापीय ऊर्जा प्रणाली के अंतर्गत ताप एवं जल की अभिक्रिया से उत्पन्न गर्म वाष्प के द्वारा ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है। मणिकर्ण भूतापीय संयंत्र हिमाचल प्रदेश में स्थित है, यह पार्वती घाटी में स्थित है। पुआ घाटी भूतापीय संयंत्र लद्दाख में स्थित है, जबकि तपोवन भूतापीय संयंत्र ये उत्तराखंड में स्थित है। ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है आपके लिए कि भारत में खाद्य की सर्वाधिक खपत किस राज्य में होती है, खाद्य की। ठीक है, तो चलिए आपको हिंट देते हैं। जहाँ पे सबसे ज़्यादा हरित क्रांति जो आई थी ना, तो सबसे ज़्यादा जो बेनिफिट मिला था, यानी कि सबसे ज़्यादा जो सफल हुआ था, वो राज्य का नाम बताना है। बताइए कहाँ पे हुआ था ये चीज़। केरल में, तमिलनाडु में, पंजाब में या एक से अधिक या में से कोई नहीं। ठीक है, तो याद रखना है यहाँ पे क्या होगा इसका आंसर। भारत में खाद्य की सर्वाधिक खपत पंजाब राज्य में होती है। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, पंजाब। ठीक है, पंजाब में हरित क्रांति में देखेंगे कि ये सर्वाधिक सफल रहा था। पंजाब में गेहूं एवं चावल का प्रति हेक्टेयर उत्पादन भी सबसे ज़्यादा होता है। प्रति हेक्टेयर में, हमने कहा प्रति हेक्टेयर में, ध्यान रखिएगा। पंजाब में गेहूं एवं चावल का प्रति हेक्टेयर उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। और हरित क्रांति का संबंध किससे, ये खाद्यान्न उत्पादन से है। ठीक, चलिए अब लेते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है आपके लिए कि निम्नलिखित में से लेटेराइट मिट्टी कहाँ पाई जाती है, तमिलनाडु, कर्नाटक, उड़ीसा, उपर्युक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे देखेंगे, चलिए हम लोग देखते हैं पहले मैप पर कि कहाँ पे इसका आंसर हो सकता है। देखिए पहला ऑप्शन दे रखा है तमिलनाडु। कहाँ पे तमिलनाडु, अब देखेंगे यहाँ पे है तमिलनाडु, तो यहाँ पे ये वाला देखेंगे कहाँ, ये है आपका लेटेराइट मिट्टी। ठीक है, देखेंगे ये है यहाँ पे लेटेराइट मिट्टी जो कि तमिलनाडु में दिख रहा है, तो पहला ऑप्शन सही दिख रहा है। ठीक है, पहला सही दिख रहा है, यहाँ पे लेटेराइट मिट्टी देखने को मिलेगा। उसके बाद है कर्नाटक, तो अब देखेंगे ये वाला एरिया, देखेंगे ये क्या है, लेटेराइट मिट्टी है। ठीक है, तो कर्नाटक तो यही है ना, तो यहाँ भी है कर्नाटक, तो ये भी सही होगा। ठीक है, इसके बाद एक और है उड़ीसा। क्या उड़ीसा में मिलता है, देखिए यहाँ भी मिलेगा आपको लेटेराइट मिट्टी। ये वाला क्षेत्र देख रहे हैं, यहाँ पे है क्या है, लेटेराइट मिट्टी पाया जाता है, जो कि यहाँ पे देखें उड़ीसा है यहाँ पे। ठीक है, तो उड़ीसा में भी लेटेराइट मिट्टी देखने को मिलता है। तो इसका मतलब है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, उपर्युक्त में से एक से अधिक। ठीक, चलिए लेते हैं अब अगला सवाल। भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा है। बताना है कि भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा है, क्या है, दक्षिण से उत्तर, दक्षिण पश्चिम से दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व या उपर्युक्त में से एक से अधिक या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो याद रखना है भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून की सामान्य दिशा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर है। ठीक है, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व कहने का अर्थात है, कहने का मतलब है यहाँ से इस तरीके से चलती हैं। ठीक है, ये दक्षिण पूर्व हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है ना, ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, दक्षिण पूर्व नहीं, दक्षिण पश्चिम। ठीक है, यह यहाँ पे दक्षिण पश्चिम है, तो यहाँ से चलेगा ये उत्तर पूर्व की तरफ। ये उधर पूर्व है, इधर ये उत्तर है, तो इस तरीके से चलती है ना मानसून। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, हो जाएगा सी ऑप्शन है ना, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। ऑप्शन नंबर सी, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। चलिए अगला सवाल लेते हैं। बाकी यहाँ देख लीजिएगा कि भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून की सामान्य दिशा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर है। भारत में लगभग 80% वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। शीतकालीन मानसून की दिशा उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर होती है। कब, शीतकालीन में, ध्यान रखिएगा ग्रीष्मकालीन का भी पूछा जा सकता है और शीतकालीन मानसून का भी पूछा जा सकता है। तो शीतकालीन मानसून की जो दिशा होती है वो उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर होती है। ठीक है, चलिए लेते हैं अगला सवाल। सवाल है भारत के प्रमुख लौह और इस्पात उद्योग किस पठार पर स्थापित है। बताना है आपको कि भारत का प्रमुख लौह और इस्पात उद्योग किस पठार पर स्थापित है। दक्कन का पठार, या पत्थर हो गया है, पठार होगा, मालवा का पठार, छोटा नागपुर का पठार, उपर्युक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना है भारत के प्रमुख लौह एवं स्टील उद्योग छोटा नागपुर पठार में स्थापित है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल क्या होगा, सही होगा, सी ऑप्शन छोटा नागपुर का पठार। ठीक है, और यहीं पे टिस्को की स्थापना की गई थी कब, 1907 ईस्वी में।
ठीक, ये भी ध्यान रखिएगा कि छोटा नागपुर पठार पर बहुत से खनिज संसाधन पाए जाते हैं। यहाँ पर मुख्यतः लोहा, कोयला, मैग्नीज, तांबा, अभ्रक आदि खनिज भरपूर मात्रा में मिलते हैं। ठीक है, चलिए अब लेते हैं अगला सवाल। अगला सवाल रहेगा आपके लिए, इनमें से राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण परियोजना कौन सी है? बताना है, इनमें से राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण परियोजना कौन सी है? चंबल परियोजना, नागार्जुन सागर परियोजना, भाखड़ा नंगल परियोजना, उपर्युक्त में से एक से अधिक या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो याद रखना है, इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे ई ऑप्शन। क्या हो जाएगा? ई ऑप्शन हो जाएगा, उपर्युक्त में से कोई नहीं। चंबल, नागार्जुन, भाखड़ा ये सब कोई भी राजस्थान की महत्वपूर्ण परियोजना नहीं है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण परियोजना है। इसका पुराना नाम है राजस्थान नहर। इस नहर को राजस्थान की मरुगंगा भी कहते हैं। राजस्थान में इस नहर को राज कैनाल भी कहा जाता है, ध्यान रखना है। और यह पंजाब में 132 किलोमीटर और राजस्थान में 470 किलोमीटर, दोनों राज्यों में कृषि कार्य में सिंचाई का मुख्य साधन बना हुआ है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ये ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे, उपर्युक्त में से कोई नहीं। ये पहला जो ऑप्शन दिया है चंबल परियोजना, इसके बारे में याद रखना है कि ये चंबल जो परियोजना है ये संयुक्त परियोजना है दो राज्यों का, राजस्थान और मध्य प्रदेश। ठीक है, तो इसमें इंपॉर्टेंट रहेगा आपका मध्य प्रदेश। ठीक है, ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश और राजस्थान का ये संयुक्त परियोजना है चंबल परियोजना। वहीं बात करें नागार्जुन सागर परियोजना के बारे में, तो यह आंध्र प्रदेश और तेलंगाना द्वारा संयुक्त रूप से संचालित किया जाता है। ठीक है, वहीं याद रखना है भाखड़ा नंगल परियोजना के बारे में, तो ये सतलज नदी पर स्थित है और ये राजस्थान, पंजाब और हरियाणा की संयुक्त परियोजना है। ठीक है, चलिए अब लेते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, अधिक दिनों तक वर्षा का वियोग सहना किस फसल के लिए घातक है? धान, गेहूं, चाय, एक से अधिक या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो याद रखना है यहाँ पे अधिक दिनों तक वर्षा का वियोग सहना चाय फसल के लिए घातक होता है। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। बाकी ध्यान रखना है यहाँ पे कि चाय की खेती के लिए 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा अनिवार्य होता है और चाय का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पे होता है? असम में होता है। ठीक, चलिए लेते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है कि आपदा प्रबंधन निम्न में से किस सूची के अंतर्गत आता है? केंद्रीय सूची, राज्य सूची या संवर्धित सूची या एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना है आपदा प्रबंधन संवर्धित सूची में या संवर्धित सूची के अंतर्गत आता है। सी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। बाकी यहाँ पे ध्यान रखना है कि आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत केंद्र एवं राज्य दोनों स्तर पर आपदा प्रबंधन प्राधिकरण गठन या उपबंध है। ये केंद्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? यहाँ पे गलती टाइपिंग हुआ है, यहाँ पे ये होना चाहिए प्रधानमंत्री। ठीक है, ये प्रधानमंत्री होना चाहिए था। और जो राज्य स्तर पर हो कहते हैं, स्टेट लेवल पर वो होते हैं मुख्यमंत्री होते हैं, लेकिन केंद्रीय स्तर पर कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है। ठीक है, इसको थोड़ा सा सुधार लीजिएगा। चलिए लेते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, ऊसर मृदा किस जिले में पाई जाती है? बताना है आपको कि ऊसर मृदा किस जिले में पाई जाती है, अर्थात ऊसर जो मिट्टी होती है वो किस जिले में पाई जाती है? मुंगेर, पश्चिमी चंपारण, सिवान, एक से अधिक होगा या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना है ऊसर जो मृदा है, मिट्टी है, ये बिहार के सिवान जिले में पाई जाती है। सिवान जिले की मृदा जो होते हैं मुख्यतः जलोढ़ मिट्टी होते हैं। वैसे सिवान में खादर मिट्टी को डोमेट कहा जाता है। जरूर याद रखिएगा कि सिवान में खादर मिट्टी को वहाँ पे लोकल में डोमेट कहा जाता है। ठीक है, सिवान क्षेत्र में बंगार मिट्टी को बेल सुंदर मिट्टी कहते हैं, ये भी याद रखिएगा, जिसमें कंकर भरपूर मात्रा में शामिल होते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा, सिवान। ठीक है, बाकी यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने यहाँ पे लिख दिया है, इसको देख लीजिएगा। चलिए लेते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है आपके लिए, भारत में धारीवाल और लुधियाना के नगर किसके लिए सुविख्यात हैं? बताना है भारत में धारीवाल और लुधियाना के नगर किसके लिए सुविख्यात हैं? रेशमी वस्त्र, ऊनी वस्त्र, सूती वस्त्र, एक से अधिक होगा या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना है भारत में धारीवाल और लुधियाना के नगर ऊनी वस्त्र के लिए सुविख्यात हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा, यहाँ पे बी दिख रहा है ना, हाँ बी। ठीक है, ऊनी वस्त्र। बाकी ध्यान रखना है कि पूरे वर्ल्ड में सर्वाधिक ऊन का निर्यातक देश कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया है ये। ठीक है, और ये भी ध्यान रखिएगा कि ऑस्ट्रेलिया जो है ये विश्व विख्यात मेरिनो ऊन जो होता है ये इसका प्रमुख उत्पादक देश है, मेरिनो ऊन का। ठीक है, चलिए लेते हैं आखिरी सवाल। आज का सवाल है कि ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है?
ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? सांगपो, पद्मा, जमुना, एक से अधिक या उपर्युक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो याद रखना है ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में यहाँ पे जमुना के नाम से जाना जाता है। सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये भारत का मानचित्र है पूर्वोत्तर का, यहाँ से निकलती है। ठीक है, मानसरोवर से निकलती है ये ब्रह्मपुत्र। ठीक है, यहाँ से निकलती है, इसे तिब्बत में या फिर चाइना में कह सकते हैं, इसे क्या कहा जाता है? सांगपो कहा जाता है। और यहाँ से यू टर्न लेते हुए यहाँ प्रवेश करता है कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में, दिहांग के नाम से जाना जाता है यहाँ पे। ठीक है, तो अरुणाचल प्रदेश में से दिहांग कहा जाता है शायद ये ब्रह्मपुत्र नदी को। और फिर इसके बाद जब प्रवेश करता है असम में, तो इसे यहाँ तब कहा जाता है ब्रह्मपुत्र। ठीक है, इस बार निकलते हुए ये देखेंगे मेघालय के किनारे होते हुए वे प्रवेश करता है बांग्लादेश में, और बांग्लादेश में इसे कहा जाता है जमुना। दिख रहा होगा आपको यहाँ पे, ये जमुना क्षेत्र दिख रहा होगा, यानी ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में इसे यहाँ जमुना कहा जाता है। ठीक है, बाकी ध्यान रखना है सांगपो कहाँ किसको कहते हैं? ये ब्रह्मपुत्र नदी को चीन में कहा जाता है सांगपो। और पद्मा क्या है? ये गंगा को यहाँ पे बांग्लादेश में से पद्मा के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये था मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 MCQ। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और PDF फाइल पाने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके ज्वाइन कीजिएगा टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सअप चैनल, वहाँ कहीं ना कहीं आपको PDF फाइल इसका मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।